जब मैं कमाने के लिए शहर पहुंचा तो वहां मेरे दोस्त राजन की वजह से मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मैंने उससे बोला, भाई मेरे रहने के लिए मुझको किराए का एक मकान दिलवा दो। वह मुझको लेकर एक बस्ती में बने छोटे से मकान के पास लेकर पहुंचा। उस मकान को देखकर मैं बोला, भाई ऐसा लगता है जैसे सालों से यह मकान खाली पड़ा है। अरे या भी तो सोचो कि इसका किराया महज 1000 रुपये महीना है। शहर की अच्छी कॉलोनियों में 3000 रुपये से कम में तो आजकल कमरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो साथ में रसोई भी है। हाँ, यह बात तो ठीक है, अभी यहीं रह लेते हैं, बाद में देख लेंगे। दूसरे दिन शाम को थोड़ा सा सामान एक रिक्शे पर लाद कर मैं वहां आ पहुंचा। ताला खोलकर कमरे में आया। उदास मन से फोल्डिंग चारपाई बिछाकर कमरे और रसोई घर में झाड़ू लगाई। कुछ देर बाद मैं दरवाजे को ताला लगाकर गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान की ओर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने वाले 2 मंजिला मकान के बाहर टंगे बोर्ड की ओर उठी, जिस पर लिखा था पंडित जयप्रकाश शास्त्री। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी सामने वाला दरवाजा खुला। 24-25 साल की सांवले रंग की एक औरत ने बाहर झांका तो मेरे मुरझाए चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं बोला, नमस्ते, मैंने यह सामने वाला कमरा किराए पर लिया है। नमस्ते। वह औरत थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। यह बोर्ड, यह नाम मैंने कहीं और भी पढ़ा है। मैंने उस औरत के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए पूछा, जरूर पढ़ा होगा। मेरे पति का दफ्तर बस अड्डे के सामने है, ज्यादातर लोग उनसे वहीं मिलते हैं। कहकर वह औरत फिर मुस्कुराई। क्या आपकी भी कोई समस्या है? रात को या सुबह यही पंडित जी से बात कर लीजिएगा। वैसे आपका नाम? विशाल। और आपका? रोशनी। अच्छा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। रात को सामने वाले मकान के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिससे एक पंडित नुमा अधेड़ उम्र का शख्स नीचे उतरा। उस शख्स ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, इस मकान में आप ही नए किराएदार आए हैं? इसके मालिक गणेश जी का मुझे फोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए, काफी समय से यह घर खाली पड़ा था। आइए भीतर बैठते हैं। रोशनी 2 कप चाय लाना। बिना किसी ना नुकुर के मैं उस शख्स के पीछे पीछे भीतर जा पहुंचा। हम दोनों एक सजे धजे कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने पूछा, आप ही पंडित जयप्रकाश जी हैं? हाँ हाँ, वैसे मेरा दफ्तर बस अड्डे के सामने है। तभी रोशनी चाय लेकर आ गई तो पंडित जी ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी रोशनी है और यह सामने वाले मकान में नए किराएदार आए हैं। नमस्ते। हम दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। रोशनी के बाहर जाते ही पंडित जी ने पूछा, आपका परिवार कहाँ रहता है? जी क्या कहूँ, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। चाचा चाची ने घरेलू नौकर बनाकर पाला पोसा। गांव में मेरे हिस्से की जो थोड़ी सी जमीन थी वह भी उन्होंने हड़प ली। बस यही समझिए कि दर दर की ठोकरें खाता हुआ न जाने कैसे आपके शहर में आ पहुंचा हूँ। किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो? पंडित जी ने पूछा। जी हाँ। देखो, इंसान को घर जरूर बसाना चाहिए। अकेले आदमी की जिंदगी भी भला कोई जिंदगी होती है? अब मुझे देखो, 6-7 साल पहले पत्नी गुजर गई। दोनों बच्चों को पालने की समस्याएं मुहबाई खड़ी थी। फिर घर की जिम्मेदारियां भी थी और जीवन साथी की जरूरत का एहसास भी था। 45 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। ढूंढने पर गरीब घर की रोशनी मिल गई, जो हर लिहाज से नेक पत्नी साबित हो रही है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 26-27 साल होगी, मैं उदास लहजे में बोला। पहले मैं एक बस्ती में रहता था, वहाँ एक लड़की पसंद भी आ गई थी, पर वह किसी पढ़े लिखे बाबू की पत्नी बनना चाहती थी। हालांकि उसका बाप हमारी फैक्ट्री में ही नौकरी करता है, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अरे भाई, देखने में तो तुम हत्ते कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान हो। पंडित जी हंसते हुए बोले, कहो तो उसी लड़की से तुम्हारे फेरे डलवा दें। क्या ऐसा मुमकिन है क्या? मुझे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। बेटा, मैं ज्योतिष का ही नहीं तंत्र मंत्र का भी अच्छा माहिर हूँ। ऐसा वशीकरण मंत्र दूंगा कि वह लड़की तुम्हारे कदमों से लिपटती नजर आएगी। सच? मैंने खुशी से झूमते हुए कहा।
क्या आप आज यानी जल्द ही वह वशीकरण मंत्र मुझे दे सकेंगे? कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाने पर वह किसी दूसरे शख्स की दुल्हन बन जाए। अरे मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। पंडित जी ने मेरी ओर देखा। जी विशाल, बहुत अच्छा। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं ढाबे पर खाना खाने। घर पर खाना नहीं बना सकता मैं? चलो आज हमारे साथ ही खा लेना। पंडित जी ने पत्नी रोशनी की आवाज लगाई। थोड़ी देर में भोजन की 2 थालियां ले आना। विशाल भी मेरे साथ ही खाना खाएंगे। पंडित जी, आप बेकार में तकलीफ कर रहे हैं। मुझे तो ढाबे पर खाने की आदत ही है। वैसे आपने जो वशीकरण मंत्र की बात कही है उसकी फीस कितनी होगी? कल शाम को मेरे दफ्तर आ जाना, वहीं फीस की बात कर लेंगे। तुम तो हमारे पड़ोसी हो, काम हो जाने पर मुंह मांगा इनाम लेंगे। भाई, तुम्हें मनपसंद पत्नी मिल जाए यही हमारी फीस होगी। वैसे ज्यादा क्या, शगुन के तौर पर 1100 रुपये दे देना। तभी रोशनी भोजन की 2 थालियां लेकर आ गई। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद मुझको उस रात गहरी नींद आई। अगले दिन शाम के 6 बजे मैं पंडित जी के दफ्तर जा पहुंचा। उन्होंने मेरे लिए फौरन चाय मंगवाई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कागज का एक टुकड़ा पंडित जी ने मेरे सामने रखा। मैंने वशीकरण मंत्र पहले ही लिख रखा था, इसे ठीक से पढ़ लो। यह तो साधारण सा मंत्र है, मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अब इसके जाप की विधि? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। इस खाली जगह पर उस लड़की का नाम लिख देना, वही बोलना है। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खाली जगह पर रीता का नाम लिया तो पंडित जी मुस्कुराए। लड़की का नाम तो काफी अच्छा है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो। हर रोज रात को सोने से पहले एक माला फेरनी होगी। 40 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। जब भी रात को माला फेरने बैठो तो तुम्हारा चेहरा उस लड़की के घर की दिशा में ही होना चाहिए। दिशा का ठीक ठीक अंदाजा है ना? जी हाँ। बस अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। हर दूसरे चौथे दिन रीता की गली के चक्कर लगाते रहना। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे प्रति उसकी चाहत किस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैंने जेब से 1100 रुपये निकालकर पंडित जी के हाथ पर रख दिए। बेटा, 40 दिन के बाद पंडित जयप्रकाश का चमत्कार देखना। अच्छा, मुझे अभी एक यजमान के यहाँ जाना है। मैं अपने कमरे का ताला खोल रहा था कि सामने से रोशनी की आवाज सुनाई दी। नमस्कार। पंडित जी ने सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था। मंत्र जाप की विधि सीख ली। कितने दे आए? 1100 रुपये, मैंने मुस्कुराते हुए बताया। गनीमत है कि 2100 या 3100 रुपये नहीं ऐंठ लिए, रोशनी ने मजाकिया लहजे में कहा। अब तो पूरे 40 दिन बाद ही प्रेमिका आपके पीछे पीछे चल रही होगी। खैर, चाय पियेंगे आप? रहने दो, बच्चे बेकार में शक करेंगे। मैंने रोशनी की आंखों में झांका। दोनों ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घंटे भर बाद लौटेंगे। उस दिन चाय पीते समय मैंने महसूस किया कि रोशनी मेरी तरफ खींच रही है। उसकी हर अदा में छुपे न्योते को मैं साफ साफ समझ रहा था। हफ्ते भर बाद एक दिन मैं शाम को 5 बजे ही अपने कमरे पर लौट आया। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनते ही रोशनी ने बाहर झांका। फिर बाहर सुनसान गली का मुआयना करने के बाद वह तेज कदमों से मेरे कमरे में आ पहुंची। जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले जरा मुंह तो मीठा कराओ। कहते हुए मैंने रोशनी को बाहों में कसते हुए उसके गालों पर चुंबनों की झड़ी सी लगा दी। अरे क्या करते हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। रोशनी ने नाटकीय अंदाज में खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। मेरी बाहों से छूटते ही रोशनी अपने कमरे में जा पहुंची। उस दिन चाय पीते समय मेरे और रोशनी के बीच काफी बातें होती रही। रोशनी ने बताया कि उसके माता पिता भी जल्द ही चल बसे थे। मौसा मौसी ने नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। विदुर पंडित जी ने उन्हीं के गांव के रहने वाले एक जानने वाले के जरिए शराबी मौसा पर अपने रुतबे और दौलत का चारा फेंका। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और फिर 20 साल की रोशनी अधेर विदुर के पल्ले बांध दी गई। रोशनी, अब जल्द ही तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हौले से बोला। क्या कह रहे हो तुम?
तुम तो खुद ही अपनी प्रेमिका की समस्या से परेशान हो, मेरे लिए तुम क्या कर पाओगे? मेरी बात गौर से सुनो। पंडित जी के तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। यह सब तांत्रिकों के ठगी के तरीके मात्र हैं। अंधविश्वासी, आलसी और टोने टोटकों के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही आसानी से इनके शिकार होते हैं। मैंने तुम्हारे नज़दीक आने के लिए ही पंडित जी के साथ एक चाल चली है। वे या बच्चे किसी तरह का शक न करें, इसलिए उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए तुम्हारी खातिर 1100 रुपये देने पड़े। सुनो, इस तरह बात करते हुए हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। जल्द ही मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, तुम भी चिट्ठी द्वारा ही जवाब देना। कहते हुए मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। एक दिन पंडित जी ने सुबह सुबह मेरा दरवाजा खटखटाया। क्या बात है, आजकल तुम नजर ही नहीं आ रहे? मेरे ख्याल से वशीकरण मंत्र जाप के 40-50 दिन तो हो ही गए होंगे। तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई? पंडित जी ने खड़े खड़े ही पूछा। जी हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से रीता पूरी तरह मेरे वश में हो गई है। धन्य है आप और धन्य है आपका वशीकरण मंत्र, बहुत अच्छे। कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। उसी दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन से लौटे तो रोशनी को घर में न पाकर उन्होंने पंडित जी को फोन किया। वह फौरन ही घर आ पहुंचे। उन्होंने सामने देखा कि मेरे कमरे के बाहर भी ताला लगा हुआ था। 4-5 पड़ोसियों से पूछा, पर सभी ने ना में सिर हिला दिया। फिर एक वकील दोस्त को साथ लेकर नजदीकी थाने में पत्नी रोशनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और मेरी गैर मौजूदगी के कारण पत्नी के संग मेरी मिली भगत का शक भी जाहिर किया। तकरीबन 1 हफ्ते तक जगह जगह पूछताछ करने और ठोकरें खाने के बाद पंडित जी का शक पक्का हो गया कि मैं ही रोशनी को भगा कर ले गया हूँ। इधर मैं और रोशनी बहुत दूर निकल आए थे, एक दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने।